आप, मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल से संबंधित कुछ डेरिवेशंस, है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइपोल आपका सारा ही कंप्लीटली डाइपोल द्विध्रुव काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके पास अदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी डिवाइसों से आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सफर। तो देखिए आज का हमारा कॉन्सेप्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको क्या करना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए क्या कहेंगे, माना यहां पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिखा है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। अब जिन बच्चों ने विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है वो पुराने वीडियो को देखें, जिससे आपको विद्युत द्विध्रुव समझ पाए। ठीक है, क्विक रिवीजन चेकलिस्ट में, क्विक रिवीजन सीरीज में आपका विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसका अच्छे से समझें। तो क्या बताया, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो 2l है। तो मध्य बिंदु से अगर बांटेंगे तो l दूरी ये हो जाएगी, और ये शेष बची हुई दूरी ये भी क्या हो जाएगी, l। तो आपको क्या बताया, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव अक्ष पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से d दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या बताया, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से d दूरी पर द्विध्रुव अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर, ये प्लस की ओर चार्ज है, इसके कारण कहां, दूर की ओर। और एवं ऋणावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से पास की ओर। तो ये ऋणावेश के कारण आ गई तीव्रता, और ये धनावेश के कारण तीव्रता आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र पढ़ा है, E बराबर KQ/R², और इलिबरेट करते हैं तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण बता रहे हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। तो देखिए प्लस क्यू आवेश से ये वाली दूरी चाहिए हमको, ये प्लस क्यू आवेश से आपको ये दूरी कैलकुलेट करनी है, और हमको मध्य बिंदु से पता है कि मध्य बिंदु से ये दूरी d है। इसका मतलब ये चाहिए तो ये वाली हटा देते हैं। फिर से ध्यान दें, ये पूरी दूरी पता है d है, लेकिन हमको ये चाहिए, इसका मतलब ये l ज्यादा है। l ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसमें से d माइनस l कर देंगे। ये बात समझ आ गई। दिशा की बात करें तो क्या लिखेंगे, pv वेक्टर के अनुदिश। bp वेक्टर दूर की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो bp वेक्टर के अनुदिश, ये इसकी दिशा आ गई। bp वेक्टर के अनुदिश बना दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका। तो यह फॉर्मूला आएगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू Q अपॉन, अब ये दूरी चाहिए तो माइनस क्यू आवेश से लेके यहां तक की दूरी, तो देखिए ये D है, ये कितनी है D, इसमें इतना और ऐड कर दें, मतलब कितना ऐड करना है, L और ऐड करना है, तो आप लिखेंगे Q अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा की बात करें तो देखिए ये पास की ओर है, तो PB वेक्टर के अनुदिश क्या लिखेंगे, PB वेक्टर के अनुदिश, ये PB वेक्टर के अनुदिश आ गई इसकी दिशा। तो ये प्लस क्यू के कारण आ गई, माइनस क्यू के कारण आ गई। अब बात करते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु P पर अगर हम परिणामी तीव्रता ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, बिंदु P पर लिखते हैं हम, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, E वेक्टर इक्वल टू कौन ज्यादा है, E1 ज्यादा है E2 से। कैसे पता पड़ा, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, हर का मान ज्यादा है, सॉरी हर का मान छोटा है, हर का मान छोटा है तो भाग लगाओगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। यहाँ पे D प्लस L है, हर बड़ा है, भाग लगाओगे तो वैल्यू कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो हम लिखेंगे E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। अब देखिए क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि E1 का मान जो है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, E2 वेक्टर से। अब ये हो गया आपका पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए अगर हम परिणामी तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो हमने लिखा E वेक्टर इक्वल टू E1 और E2 के मान रख दिए समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे लिखेंगे E1 एवं E2 के मान समीकरण 1 एवं 2 से रखने पर, तो E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर, Q अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर। माइनस लगाया, E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमने E1 का मान रख दिया और E2 का मान रख दिया। अब आप दोनों टर्मों में देखें तो देखिए E1 ज्यादा है, इसका मतलब है परिणामी तीव्रता की दिशा क्या आएगी, तो आएगी BP वेक्टर के अनुदिश, BP वेक्टर के अनुदिश। क्योंकि जब भी सदिश में दो सदिशों की दिशा विपरीत हो, दो सदिशों की दिशा विपरीत हो, तो परिणामी सदिश किधर आता है, जिधर ज्यादा वैल्यू का सदिश हो। क्योंकि जब दो विपरीत दिशाओं के सदिश होते हैं तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देते हैं, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देते हैं। घटाएंगे तो परिणामी किधर आएगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये दिशा आ गई। अब तीव्रता, परिणामी तीव्रता का परिमाण की बात करते हैं। परिणामी तीव्रता का परिमाण, तीव्रता का परिमाण, अगर आप केवल परिमाण की बात करना चाहते हैं तो ये दिशा नहीं आएगी, तो हम क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आएगा, DQ अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। ये परिणामी तीव्रता का परिमाण आ गया। अब देखिए इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं हम। ये परिणामी तीव्रता जो आई आप साथ साथ में नोट करते जाइए, ये नोट भी करते जाइए साथ में। तो देखिए परिणामी तीव्रता के परिमाण की बात अगर हम करें तो परिणामी तीव्रता का जो परिमाण बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका 2012 आरबीएससी मेंस में आया हुआ है, आरबीएससी मेन एग्जाम में आया हुआ है 2000 और 2014 सप्लीमेंट्री में भी आया है। अभी पूछे जाने के काफी चांस हैं इसके, तो इसलिए अच्छे से पढ़ें।
तो ध्यान दें, देखें इसमें से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये टर्म कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा 1 अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। इसमें से देखिए क्या कॉमन लिया है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कॉमन आया है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बना, तो इसका हमने एलसीएम लिया और ये बन गया d माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए d माइनस एल का इसमें डिवाइड लगाओगे तो इधर क्या रह जाएगा, इधर बचेगा d प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या तरीका होता है, इस टर्म का इसमें डिवाइड लगाएं, पहले लगा दिया तो d माइनस एल के स्क्वायर से d माइनस एल का स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा, इसके ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इधर पे क्या आएगा d माइनस एल का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुई आपको। अब देखिए ये तीव्रता जो आएगी E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे d प्लस एल का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2dl। बात क्लियर है। माइनस यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर सॉल्व करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2dl। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा d माइनस एल d प्लस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है आपको, बोलिए ये बात समझ आ गई आपको। अब इसको हम कंप्लीटली को सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर लाते हैं। तो देखिए इस कंप्लीट पॉइंट को हम सॉल्व करके फाइनल आंसर लाएंगे, ध्यान दीजिए, समझिए इसको। तो देखिए आपका फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, इसमें फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा ये देखते हैं। तो देखिए ये हमारा आया E इज इक्वल टू, क्या सॉल्व हुआ, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है दोनों में, तो हमने इसको बाहर लिखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर देखिए इसको सॉल्व किया तो ये रह गया d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl। देखिए d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl, इसको माइनस को सॉल्व करेंगे तो माइनस का d स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हमने लिखा माइनस d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2dl प्लस 2dl डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी बना, तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास, तो हमने क्या लिखा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2dl और 2dl 4dl हो जाएगा, तो इसको लिखा मैंने 2d इंटू 2l। देखिए 4dl बन जाएगा 2d इंटू 2l डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 2l इंटू 2d। ठीक है, क्या बना q इंटू 2l इंटू 2d अपॉन d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप बताइए q इंटू 2l क्या होता है, तो p होता है, p इक्वल टू क्या बना q इंटू 2l, तो इसको मैंने p लिख दिया ये वाले टर्म को। तो देखिए तीव्रता बनेगी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये p बन गया, तो p इंटू 2d डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनल हमारी जो तीव्रता आ गई वो आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pd डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारी अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में आ गई, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अक्षीय स्थिति में ये हमने तीव्रता ज्ञात की, इसमें कंडीशन लगाई कि यदि द्विध्रुव छोटा है, जो द्विध्रुव है वो छोटा है, कहने का मतलब ये 2l है वो बहुत ज्यादा कम है, ये 2l जो दोनों के बीच की दूरी है ये काफी कम है, तो यदि द्विध्रुव छोटा है तो मैं कंडीशन लगा दूंगा यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है तब
द्विध्रुव का मान छोटा है तब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डी है ना वो बहुत ज्यादा होगा एल से। यदि द्विध्रुव छोटा है तब डी का मान बहुत ज्यादा है एल से और डी बहुत ज्यादा है एल से, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pd। अब d बहुत ज्यादा है l से तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा l स्क्वायर, तो 2pd अपॉन हम क्या लिखेंगे d स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pd अपॉन d की पावर कितनी आएगी 4 आ जाएगी। अब देखिए एक d से एक d कैंसिल हुआ तो क्यूब बचा, तो शॉर्ट डाइपोल है, अगर छोटा द्विध्रुव है तो ये फॉर्मूला बनेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन d क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बात क्लियर है? तो ऐसे हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया, 2015 मेन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कब पूछा गया 2015 मेन एग्जाम में, और इसके अलावा 2016 सप्लीमेंट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, ये अक्षीय की जगह कौन सी स्थिति आ जाएगी? निरक्षीय स्थिति या विषुवत तल स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी अक्षीय में क्या की थी, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण कैसी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये 2015 मेन एग्जाम में भी आया है, सप्लीमेंट्री में भी आया है, उसके बाद 2018 सप्लीमेंट्री में आया है। अभी ये भी इंपोर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं, तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये हमने एक ए बी क्या लिया, एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, तो माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया। तो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो क्या है, ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। अब क्या करेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव अक्ष के लंबवत, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव अक्ष के लंबवत एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब ये वाला एंगल कितना है? थीटा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला भी सिमेट्री से थीटा ही बनेगा, ठीक है। क्या कहा, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से d दूरी पर द्विध्रुव अक्ष के लंबवत एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक समकोण त्रिभुज का उपयोग किया, तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज ले रहे हैं? AOP, समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब D स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। इसका मतलब AP का जो मान आया है आपके पास वो कितना आया है, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये AP का मान आया है, कितना आया है, अंडर रूट D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। तो ये दूरी हमको प्राप्त हो गई कि ये आएगी रूट में D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए दिशाओं की बात करते हैं तो हमको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है।
और प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा आवेश से कैसे होती है, दूर की ओर, ये गई दूर की ओर। प्लस क्यू का आवेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर, और माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी जो दिशा है वो आवेश से पास की ओर होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण दूर की ओर मतलब ये E1 वेक्टर, और माइनस क्यू आवेश के कारण पास की ओर मतलब ये E2 वेक्टर। तो अब ये दोनों तीव्रताओं का जो परिणामी है, देखिए वो कहां आएगा, वो इधर आएगा दोनों के बीच में, और इस परिणामी को हमने क्या कह दिया, E वेक्टर। ये परिणामी तीव्रता आ गई, वो क्या हो गई, E वेक्टर। ठीक है, तो पहले इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या लिखा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए प्लस क्यू आवेश की बात करते हैं, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो यह आएगा आपका क्या, E1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या, ये दूरी A से P के बीच की दूरी। तो हमने लिखा d स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखा है यहाँ पे, रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब जो तीव्रता की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पे मॉड लगा दिया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो दिशा की बात करें तो हमने लिखा एपी वेक्टर के अनुदिश। दिशा क्या आ गई, एपी वेक्टर के अनुदिश। क्या बताया आपको, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी बनेगी। इसको सॉल्व किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखें आगे बात करें, इसी प्रकार क्या लिखा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण, इसी प्रकार किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं तो ये आपका आएगा E2 वेक्टर इक्वल टू, E2 वेक्टर बराबर क्या बना, देखिए E2 वेक्टर बराबर बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या बना, रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों बना ऐसा, क्योंकि ये सिमेट्री से ये भी क्या आएगा, रूट में डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। तो देखिए इसकी दिशा की बात करें तो ये कैसे, पीबी वेक्टर के अनुदिश। क्या है, पीबी वेक्टर के अनुदिश। इसकी जो दिशा है वो पीबी वेक्टर के अनुदिश जा रही है। केवल परिमाण की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आएगा E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? अब समझते हैं, देखिए आगे। देखिए अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, और ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये वाला कोण थीटा है तो देखो एकांतर कोण से ये भी क्या बनना चाहिए, ये थीटा बनना चाहिए। ये परिणामी तीव्रता आ गई। अब अगर ये थीटा है तो यहाँ पे मैं E1 को, ये जो E1 कंपोनेंट है इसके दो घटक बना सकता हूं, एक तो ऊपर की तरफ ये और एक इधर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आया है E1 cos थीटा, क्या है ये E1, यहाँ पे सॉरी कोण नहीं बन रहा है तो E1 sin थीटा, ये वाला घटक आया E1 sin थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा E1 cos थीटा, ये वाला घटक क्या आएगा E1 cos थीटा। अब देखें ये E2 वाला नीचे की तरफ है तो इसके भी कंपोनेंट करेंगे अगर, तो इधर की तरफ एक घटक आएगा इसका, और ये क्या आएगा E2
E2 साइन थीटा, ये वाला आएगा E2 साइन थीटा, और ये वाला क्या आएगा इधर की तरफ E2 कोस थीटा। ये दो कंपोनेंट आ गए। अब अगर मैं दोनों समीकरणों को मिलाऊं तो देखिए जो E1 की वैल्यू है वो सेम E2 की वैल्यू है, जो E1 की वैल्यू है वही सेम E2 की वैल्यू है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि E1 साइन थीटा घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान, देखो सेम है, और दिशा में कैसे है विपरीत, इसलिए ये क्या कर देते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जो परिणामी तीव्रता है वो घटक किसके कारण आएगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये एक ही दिशा में है। तो जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आएगी वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा घटक के कारण प्राप्त होती है। किसके कारण, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा घटक के कारण प्राप्त होती है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी बनी आपके पास, तो पहले हमने यहां लिखा बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, E बराबर, अगर परिमाण की बात कर रहे हैं तो E बराबर क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आप एक बात बताइए कि यहां से E1 और E2 आपस में क्या है, सेम है, बराबर है। तो हमको ऐसा पता है कि जो E1 है वो बराबर है किसके, E2 के। और अगर E1 और E2 आपस में बराबर हैं तो हमने इसको लिखा E बराबर क्या लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 को भी E1 लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो E1 cos थीटा। जोड़ दें अगर आप इसको तो ये बन जाएगा आपके पास 2E1 cos थीटा। क्या बन जाएगा, E1 cos थीटा और E1 cos थीटा को जोड़ेंगे तो 2E1 cos थीटा बन जाएगा, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास E1 का मान तो है, cos थीटा का मान और आ जाए तो काम बन जाएगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज का उपयोग किया, क्या लिखा, समकोण त्रिभुज। क्या लिखा, समकोण त्रिभुज। कौन सा ले रहे हैं, AOP में, ये पॉइंट P था हमारा, समकोण त्रिभुज AOP में। अगर इस त्रिभुज का उपयोग करेंगे तो हमको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, बताएं। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। बताइए तो इस त्रिभुज को देखिए, समकोण त्रिभुज को देखिए, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो आधार क्या है आपका L, ये वाली भुजा आधार है। और कर्ण क्या है, ये वाली भुजा कर्ण है, तो हमने लिखा d² प्लस L²। इसका रूट लगाना था लेकिन मैंने पावर 1/2 लिख दिया। तो ये cos थीटा का मान आ गया। E1 का मान हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार आपको बता दें E1 की वैल्यू ये है, याद रखिएगा, साइड में मैं लिख भी देता हूं। E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/d² प्लस L², ये E1 है। तो हमने क्या करना है, E1 और cos थीटा का मान रख देना है और फाइनल आंसर प्राप्त कर लेना है। तो देखिए हमने क्या लिखा, E1 एवं cos थीटा का मान, E1 एवं cos थीटा का मान जो है वो समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। ठीक है, हम करते हैं E1 का मान और cos थीटा का मान कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो देखिए E1 एवं cos थीटा का मान रखने पर, E1 और cos थीटा का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए E1 एवं cos थीटा का मान, E1 एवं cos थीटा का मान, cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए इसका मान जब हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो देखिए क्या बना आपका, E इज इक्वल टू E1 2E1, तो 2E1 का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/d² प्लस
एल स्क्वायर, इवन आ गया। अब cos थीटा मतलब cos थीटा है एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। समझ आ रहा है आपको? तो देखिए यहाँ पे आधार समान है तो घातें जोड़ देते हैं, तो ई बराबर हमने लिख पाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये P नहीं है ये Q होगा, ये P नहीं है, ये गलती से P लिख दिया, Q होगा ये, दिस इज Q, तो Q अपॉन, ठीक है, तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इंटू 2L डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान दीजिए, हमको ऐसा पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो होता है P बराबर Q इंटू 2L, तो इसको हमने P लिखा, तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। फिर देखिए वापस से सेम कंडीशन, यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है, यदि द्विध्रुव छोटा है तब, अगर द्विध्रुव छोटा है तब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो D का मान है ना वो बहुत ज्यादा है L से। यदि द्विध्रुव छोटा है तो D बहुत ज्यादा है L से, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि E इक्वल टू, अगर D बहुत ज्यादा है L से तो इसको नेग्लेक्ट कर दो L स्क्वायर को, तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, तो ये क्या बना डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तीव्रता आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइडेड बाय डी क्यू, P डिवाइडेड बाय डी क्यू। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बात क्लियर है, ये निरक्षीय स्थिति हो गई। इससे पहले हमने अक्षीय स्थिति कैलकुलेट की थी। दोनों ही डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन दोनों को आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। और फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करना है, दोस्तों को शेयर करना है, जिनसे आपके साथ साथ वो क्विक रिवीजन सीरीज से वो भी फायदा ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।